ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम अगेन। हेलो बच्चों, कैसे हो? जी मैम, शुक्र अल्लाह का। आपने ठीक ठाक। अच्छा, ये आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना था, तो लेकिन ये है कि स्ट्रेंथ हमारी इतनी कम है, फिर क्या करें हम लोग। 11 लोग हो गए, अब मैं तो स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन ये है कि फिर हम लोग जो है वो फिर एक ही क्लास ले लेंगे ना, मतलब जो 2 क्लासेस हम ज्वाइन करते हैं इस टाइम पे वो नहीं लेंगे। मतलब जो आपकी 1 से 2 वाली क्लास है वो कंप्लीट ले लेंगे, और इस टाइम फिर हम लोग जो बेसिक से हम करें। ठीक है, कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? देखा उसको? नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये कौन है जुहेब? काजला जुहेब लास्ट में है ये रोल नंबर। बच्चे आप कौन हो? रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, रोल नंबर क्या है इसका? देव, आपका रोल नंबर क्या है? मैम मैम 15,546 है इसका रूल नंबर। 15,546 है 46। 46? तो 46 आपके अटेंडेंस पर मैं कैसे लगाऊंगी जब मुझे आपके रोल नंबर का ही नहीं मैं पता मैं होगा? अभी चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है, रोल नंबर पहले लिखो स्टार्ट में, फिर अपना नाम लिखो। ठीक, ओके मैम, ओके। थैंक यू। अच्छा चलो, अब ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है ये बेसिस फंक्शन। पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन देख लो ना, किसकी इंट्रोडक्शन, मतलब ये सारा का सारा आपका एमसीक्यूज के हवाले से है, जो स्टार्ट वाला सारा आपका है, इसलिए फिर मैं इसकी जो है वो थ्योरी पढ़ देती हूँ। तो वो कहते हैं कि वैसे बेसल फंक्शन क्या होते हैं। एक्चुअली मैं सिंपल बता दूं कि बेसल फंक्शंस क्या होंगी। जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम लोग बेसल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो उसने बता दिया स्टार्ट में कि जो बेसल फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब इस सेमेस्टर में तो आप लोग पीडीज नहीं पढ़े ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह, तो उसके अंदर जब आप लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अपनी लेप्लास इक्वेशन को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब डिस्कशन करोगे ना, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और उस स्टेज के ऊपर आके हम लोग इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग जो है वो डायरेक्ट लिख देंगे। मतलब वहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे, जैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं ना, उसको सॉल्व पूरी करके, तो उसके बाद फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ये सारा काम अभी इसी सेमेस्टर में कर लेना है कि बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए कैसे है, रियल नंबर्स के लिए कैसे है। तो ये सारा आप लोग अभी जो है वो कर लोगे, लेकिन वहाँ पे जस्ट आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहता है कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ पे अराइज होती है। उसने उसे कुछ जो है वो एप्लीकेशंस बता दी है, फिजिकल एप्लीकेशंस के हम कहते हैं कि वी नो दैट होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय अलजेब्राइक मेथड्स and the solutions are elementary functions known from calculus like sine, cosine, exponential and logarithmic etc. इसकी कोई एग्जांपल दो है जो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, होमोजेनियस और वो लीनियर हो और उसकी कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट। मैम रिपीट कर दें। मतलब यहाँ पे इसने जो पहली लाइन लिखी है उसने कहा है कि हम लोगों ने एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले हुए हैं जिनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो कोई ऐसी एग्जांपल दो जिसको रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसामा आप बताओ, उसामा है क्लास में? नहीं, उसामा तो नहीं है। जब आप ही बताओ मुझे 46। मैम जी में फिलहाल तो कोई नहीं। बाबा तो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ले लो, या y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 ले लो, या जो भी आप जी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हो, तो इनके सॉल्यूशंस आप लोगों ने कैसे निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आप y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लेते हो, तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? साइन और कॉस में। ठीक है, तो जी मैम। मतलब आपने ऐसे किया था ना y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, तो उसका जो सॉल्यूशन निकला था वो कैसे निकला था, कॉस लैम्डा एक्स
स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स। अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है तो यही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। यही आपका जो है वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, और यही या आपका हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो कहते हैं कि हम लोगों ने कॉस्ट और कोफिशिएंट्स वाला काम कर लिया हुआ है। अब ये जो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इसके कोफिशिएंट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं आपको। वेरिएबल, मतलब वाई डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर। वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है, एक्स। और वाई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है। तो इस इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये वेरिएबल हैं। इनके जो सॉल्यूशंस हैं हम लोग डायरेक्ट वो जो जैसे करते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक कोई लेके फिर हम लोग इनके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, या हम लोग इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देते हैं। तो हम इस वो कहते हैं कि हम इनके सॉल्यूशन अपने जो कन्वीनियंट मेथड है उससे हम लोग नहीं निकाल सकते, कन्वेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो उसके लिए फिर वो आगे हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो उसकी डिस्कशन बाद में आएगी। लेकिन फर्स्ट वाली लाइन से बताती हुई है कि हम लोगों ने ये जो एटसेट्रा तक उसने बात की है, उसने कही है कि हम लोगों ने एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है। कहते हैं हाउएवर इफ द कोएफिशिएंट्स आर नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड ऑन x, the situation is more complicated and the solution may not be finite combination of familiar functions. In many problems of applied mathematics, mathematical physics, and engineering, we come across second-order homogeneous linear differential equations with variable coefficients, whose solutions give rise to special functions. A very important differential equation of this type that arise very frequently, particularly in boundary problems involving symmetrical symmetry, is Bessel's differential. ठीक है, सही है। इसको जरा उज़ैर आगे। आपकी बात कट गई थी, क्या बोला आपने? मैंने कहा यहाँ से पढ़ो जरा, यहाँ पे जब से करा स्पेशल फंक्शन, तो जो ये यहाँ पे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका देखो जरा क्या कहते हैं। दिस इक्वेशन अकर्स इन This equation occurs in the process of obtaining solutions of Laplace equations in cylindrical polar coordinates by the method of separation of variables. This equation यहाँ arises. स्टॉप करो, यहाँ स्टॉप करो। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहाँ पे आएगी, जब हम लोग अपने लैप्लास इक्वेशन की दो फॉर्म्स होती है। लैप्लास इक्वेशन पहले किस तरह की होती है, लैप्लास इक्वेशन की फॉर्म किस तरह की होती है? तो याद हो लैप्लास इक्वेशन? बड़ी है। जब डबल डेरिवेटिव 0 होता है हमारे पास, जब हम x हाँ को शाबाश, पार्शियल हाँ हम कहते डेरिवेटिव हैं डबल हाँ पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या टू डायमेंशनल इसकी फॉर्म है। और अगर हम थ्री डायमेंशन में ले लेते हैं तो पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये लैप्लास इक्वेशन है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो वो कहता है कि जब हम लैप्लास इक्वेशन को देखते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसकी फॉर्म होती है 1/r पार्शियल टू यू बाय पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r जो है वो पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल टू यू बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है, वो सेकंड बात है कि कैसे करना है। लेकिन वो कहते हैं कि जब लैप्लास इक्वेशन की पोलर फॉर्म हो तो हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकालना हो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो हमारे पास जो है वो सेपरेशन वेरिएबल में बेसल इक्वेशन जो है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है। आगे देखो, दिस इक्वेशन राइज इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज elasticity, fluid flow, heat conduction, electric fields, potential theory, propagation of waves, astronomy, and so on. Since this equation and its solution play an important role in science and engineering, therefore, in this chapter, we shall obtain the series solution of this equation using the method of Frobenius. ठीक हो गया। तो ये जो आपकी लिखी है ना पीछे, उसने ब्रांचेस लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ ये हो सकती है। इन सारों को अपने माइंड में रखने हैं कि ये कैसे वहाँ पे अराइज हो सकती है। ये हीट इक्वेशन में और वेव इक्वेशन में भला कैसे आ सकती है? अभी अभी उज़ैर के अलावा किसकी आवाज़ आई थी वॉइस में से? मेरी सामा उसामा, हाँ जी बच्चे। ये कैसे आ सकती है, मतलब उसने कह दिया ना कि ये वेव प्रोपेगेशन में या हीट प्रोपेगेशन में ही आ सकती है। तो ये कैसे आ सकती है वेव प्रोपेगेशन में और हीट प्रोपेगेशन में? नो आइडिया, हम ये चीज पढ़ी नहीं, मतलब कि प्रोपोगेशन में लैप्लास
लैप्लास के बारे में फिर कैसे पता चला? वो तो आपने बताया था ना हमें पहले, जब अच्छा, हमने मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ कि मैं बोर्ड के ऊपर था, फिर हम इसका जो है वो बाकी काम करें। अच्छा, यहाँ पे देखो बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड। मैम ये है लैप्लास इक्वेशन, पार्शियल टू यू या कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ले लो ना, मैं पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। अगर ये 2 डायमेंशन तक रखनी है तो यहाँ पे जस्ट एक्स एंड वाई आ जाएगा, अगर ये 3 डायमेंशन तक रखनी है तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा इज इक्वल टू। ये क्या है हमारे पास 3D लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर हम लोगों ने इस लैप्लास इक्वेशन को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देखना हो तो फिर हम लोगों ने जो है वो इसको आर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए वो फॉर्म होती है पार्शियल 2u बाय पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल u बाय पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल 2u बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। ये 2 डायमेंशन की बात करेंगे। अगर 3D लेनी है तो उसके अंदर फिर ये एक फैक्टर भी आपका, क्योंकि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके क्या होते हैं आर थीटा एंड सी। तो अगर लास्ट टर्म लिखनी होगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली एज इट इज यहाँ पे अब किया जाएगी ना। अच्छा, तो जब हम लोग हीट इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हीट इक्वेशन के अंदर भी ये लैप्लाशियन ही आपको नजर आ रहा होता है। देखो जरा हीट इक्वेशन में कैसे है, हीट इक्वेशन ये होती है हमारी 2 डायमेंशन की बात करें, मतलब अगर ये 3 डायमेंशन है तो हीट इक्वेशन 2 डायमेंशन में कैसे होगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हीट इक्वेशन है, 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन। अगर 3D में डी करना होगा तो यहाँ पे जी वाला फैक्टर भी आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास 2D हीट इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैंने लेनी है ये पार्शियल 2g बाय पार्शियल टी स्क्वायर ले लेती हूँ इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पार्शियल 2u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास है 2D वेव इक्वेशन। तो आपको इसमें कुछ रिजेम्बलेंस नजर आ रही है लैप्लास इक्वेशन में, हीट इक्वेशन में और वेव इक्वेशन में? जी उसामा, कोई रिजेम्बलेंस नजर आ रही है? हाँ, बस यू का पार्शियल डेरिवेटिव 2 दफा लिया है उसने। मतलब इसमें जो ये लैप्लाशियन है ना, एक्चुअली इन दोनों में ये कॉमन है, ये जो लैप्लाशियन है। अगर ये 2D की हम बात करते हैं ये 2D आ जाता है, अगर 3D भी इसमें आ सकती है, 3D हीट इक्वेशन भी आ सकती है, 3D वेव इक्वेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग देखो जब हम लोगों ने इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमने किसको किस में कन्वर्ट करना होता है, हम लोगों ने ऐसे लेना होता है x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा एंड z इज इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इतने पोर्शन को जो लैप्लाशियन, इसको लैप्लाशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं लैप्लाशियन। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह पढ़े होंगे ना। तो नेबुला स्क्वायर एक्चुअली किसके बराबर होता है, पार्शियल 2 बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 बाय पार्शियल जी स्क्वायर। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो ये यहाँ तक आ जाता है, अगर 2 डायमेंशन में है तो जस्ट ये यहाँ तक आ जाता है ना। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम इसी को कन्वर्ट करते हैं प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हम इसमें क्या करेंगे, हीट इक्वेशन में जस्ट इतना पोर्शन कन्वर्ट होगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से वेव इक्वेशन की जब बात आती है तो इसमें इतना पोर्शन हमारा कन्वर्ट होगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो बाकी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों ने चूंकि अभी आप लोगों ने पीडीज नहीं पढ़ी, लेकिन पीडीज में क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे दूं कि पीडीज में क्या करना होता है। एक्चुअली जो भी हमने मेथड लगाना होता है ना, तो हमने हर मेथड को लगा के तो अपनी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोगों ने 1 या 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, अभी तो मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जस्ट मैं थोड़ा सा बता दें हीट इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन क्या है और इसमें बेसल फंक्शन किस तरह से यूज होती है। सही हो गया। अच्छा, अब आगे आपकी डेफिनेशन आपकी आ जाती है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कोई बात कुछ नहीं हो, सही समझ लग गई, सो भी क्लास ज्वाइन कर। नेक्स्ट आपकी आ रही है बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब उसकी फॉर्म किस तरह की है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 is called the Bessel's differential equation named after the German mathematician F.W. Bessel.
उसकी उसने जो है वो डेट ऑफ बर्थ और डेथ दी है, और कहते हैं द पैरामीटर n इज आ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब ये इंटीजर नहीं है इसके अंदर, मतलब क्या है, रियल नंबर है, इसके अंदर इंटीजर्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन किस तरह के हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो भी शामिल नहीं है इसके अंदर, सॉरी जीरो शामिल है लेकिन नेगेटिव नंबर शामिल इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि n कैसे है, हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो फिर हम जब आगे इसकी डिस्कशन करेंगे ना बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड की, तो उसके अंदर फिर हम कैटेगरीज बना लेंगे कि अगर n एक इंटीजर है या n इंटीजर नहीं है तो देन फिर सिचुएशंस किस तरह की, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब बेसल फंक्शन वो कहता है क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 आर कॉल्ड द बेसल फंक्शंस ऑफ ऑर्डर n। आगे उसने डिस्कशन की है, कहते हैं ऑल्दो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 2 बट इट इज ट्रेडिशनल टू कॉल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। In fact, n refers to the order of the Bessel functions। मतलब इसके अंदर हमारे पास n Bessel function आ जाते हैं ना, तो फिर हम कह देते हैं कि ये Bessel differential equation of order n है। हालांकि वो कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, लेकिन हम लोग फिर क्यों कहेंगे इसका ऑर्डर n, इसके फंक्शंस की वजह से। तो जिसके फंक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर n होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज Bessel's differential equation of order n। कहते हैं the general solution of equation 1 was obtained by Bessel in 1824, although the special case of the equation had been studied earlier by the Swiss mathematician Jacob Bernoulli in 1703। ठीक है, और जैकब बर्नौली, डैनियल बर्नौली, और उसने कहा था कि एल आइलर्स ने जो है ना वो 1764 में इसका सोल्यूशन किया था। तो डिफरेंट उन्होंने ईयर्स के अंदर इसके सोल्यूशन पेश किए थे। जैकब बर्नौली ने 1703 में किया था, और जो आपका डैनियल बर्नौली उसका बेटा था उसने 1732 में किया, और फिर आइलर्स जो था उसने 1764 में इसको स्टडी किया था। लेकिन बेसल इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसल ने इसके सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे। बात फॉलो कर ली, ये तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। बेसल ने इसको डिस्कवर नहीं किया था इस इक्वेशन को, और उसने उसको स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद उसने इसका सोल्यूशन निकाला था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, बेसल के नाम पे, बेसल के काम की वजह से। 1824 देखो, अब देखो इन्होंने कितनी देर पहले इसको स्टडी किया था। बर्नौली ने 1703 में, उसके बेटे ने 1732 में, और आइलर्स ने जो है वो 1764 में। तो तकरीबन उससे एक सेंचुरी से भी ज़्यादा के बाद, सवा सेंचुरी के बाद जो है वो बेसल ने इसका सोल्यूशन निकाला था। तो फिर अब उसके नाम पे, बेसल ने जो कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम क्या है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों समझ आ गई? यस मैम। तो ये आपका एक एमसीक्यू है कि इसने इसको डिराइव किया था, इसने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, कि इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप लोगों ने जो है वो इसका क्या लिखना है कि इसने इसका सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस इक्वेशन का नाम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, बाकी हमारे सबसे अब आगे गैमा फंक्शन आ जाता है। गैमा फंक्शन की जरूरत पेश क्यों आई ये मैं बता दूं, क्योंकि जब हम लोगों ने करने हैं ना बेसल्स फंक्शन रियल नंबर्स के फॉर्म में, तो उसके उस सिचुएशन के अंदर भी हम लोगों ने जो है वो इसको देखना है कि अगर ये इंटीजर है देन हम लोगों ने परमुटेशन उसकी फैक्टोरियल के फॉर्म में लेके चलना है, और अगर वो रियल नंबर होगा तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वो गैमा फंक्शन के फॉर्म में लेके चलना है। तो इसलिए पहले उसने बता दिया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए गैमा फंक्शन क्या है। ठीक है, तो गैमा फंक्शन पहले पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। नहीं पढ़ा? यस मैम, चलो ठीक है, उसका फॉर्मूला उसने बता दिया, कोई भी नहीं अगर पढ़ा भी होगा तो रिवीजन हो जाएगा। कहता है वो फर्स्ट डिफाइन गामा फंक्शन एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज व्हिच विल बी यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं द गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा ऑफ n, इसका सिंबल किस तरह का होता है, उल्टा 7 सा करके ना। गामा ऑफ n इज डिफाइंड बाय गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n - 1 e की पावर -x dx। ठीक है, which is convergent for n greater than 0 and it is a function of n। सही हो गया? तो फिर कहते हैं नोट दैट गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ n इज इक्वल टू 0 और अ नेगेटिव इंटीजर। इसको तुम लोगों ने खुद प्रूव करना है कि ये कैसे होता है इन्फिनिटी। अगर देखो n इज इक्वल टू, ये तो n इज इक्वल टू 0 तो सिंपल ही नजर आ जाएगा ना। ये n इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, x की पावर -1 और e की पावर -x। सही, तो जब आप इसको एवेलुएट करोगे तो ये हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आप लोगों ने कोई नेगेटिव नंबर रख के तो इसको चेक कर लेना है। मेरा ख्याल पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टीज की हुई है कि नहीं की हुई, ये प्रूफ किया हुआ है कि अगर n हमारा 0 या नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, डाइवर्ज कर देता है। मैम सिंपल इसका बस और भी लिया हुआ है।
बस ये फॉर्मूला ही है, इसको चेक कर लेना, एक दो वैल्यूज रख के ना, तो वो आपका डाइवर्जेंस इसका ओके आ जाएगा। अच्छा, आगे इसमें प्रॉपर्टीज बताइए गामा फंक्शन की। कहता है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n when n greater than 0 और gamma function of n plus 1 is equal to n factorial when n is equal to 1 2 3। तो ये दो प्रॉपर्टीज वाला क्यों है? पहली प्रॉपर्टी वो कहता है कि रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। जब भी हम लोग रियल नंबर्स की डिस्कशन करनी होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स की, तो फिर हम लोग इसको जो है वो गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। और अगर हम लोगों ने इसकी इंटीजर्स की फॉर्म में डिस्कशन करनी होगी तो फिर हमेशा हम लोग इसका फैक्टोरियल वाला ये जो फॉर्म है इसको यूज़ करेंगे। तो ये अपने माइंड में रखनी है। तो प्रूफ तो हम कर लेते हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि इन दो प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी वो कहता है कि गामा फंक्शन ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x पावर n e पावर माइनस x। उसने जस्ट क्या किया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है। तो x पावर n को उसने जो है वो सेकंड फंक्शन रखा हुआ है, e की पावर माइनस x को फर्स्ट फंक्शन, सॉरी x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन, e की पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन। तो जिसको सेकंड फंक्शन रखा होता है हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो इसने यहाँ पे e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन की, तो क्या आगे माइनस e की पावर माइनस x, और इसके बाद फिर आपने जो है वो इसको ओपन कर लिया, अगर डेरिवेटिव ले लिया x पावर n का, तो फिर यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे आपके पास जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, ये 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट आ रही है। आप इसके लिमिट को पुट करो तो क्या आता है आपके पास, ये आपके पास आ जाता है, अगर इन्फिनिटी पुट करते हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, अगर 0 पुट करते हो तो 0 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। 0 बाय 1 आ जाएगा और वो आपके पास 1 रहेगा, ऐसे ही है ना, देख लो जरा। तो वो कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड बिकम, जो कहता है वो 0 बन गई है, और 0 फॉर द लोअर लिमिट एंड इंडिटरमिनेंट फॉर द अपर लिमिट। However, repeated applications of L'Hopital rule shows that it is 0। इसकी समझ आई पहले वाले पार्ट की? फर्स्ट जो उसने लिमिट ली हुई है, चलो मैं लिमिट लेके दिखा देती हूँ। और सेकंड वाला जो देखो तो सेकंड तो इजी होगा ना, n इंटू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस x। और ये किसकी डेफिनेशन है भला आपकी? गैमा फंक्शन ऑफ n की। देखो जो गैमा फंक्शन ऑफ n की डेफिनेशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस x, ठीक है। तो आप लोग लेके कहाँ से चले थे, गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस वन, जो x की पावर में फिर n आ गया था ना, अगर ये n माइनस n होता तो यहाँ पे फिर n माइनस वन आ जाता। तो कहते हैं जो पहले वाला है वो कैसे आपका आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। e की पावर माइनस x की पावर n, तो 0 कैसे आए ना, तो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस एक्स की पावर n ओवर e की पावर x, और लिमिट क्या है आपकी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो वह कहते हैं यहाँ से देखो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी देखो अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाओ, ये आ जाएगा माइनस एक्स की जगह पे आ जाएंगे ना इन्फिनिटी की पावर n ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ऐसे आ रहा है। फिर क्या आ रहा है आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, x की x जो है वो 0 है, 0 की पावर n और e की पावर 0, ठीक हो गया ना। तो आप लोगों ने देखा कि ये इन्फिनिटी की पावर n क्या होती है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, प्लस ये क्या हो रहा है 0 बाय e की पावर 0 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो 0 हो गया वो। तो अब ये जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है इसे हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म। तो जब भी आपकी अनडिफाइंड फॉर्म आती है, अब हमने इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं लिखना होता, तो हम लोगों ने किस तरीके से इसको करना होता है, हम लोगों ने लॉपिटल रूल लगाना होता है। तो लॉपिटल रूल का तरीका क्या होता है कि हम इसको लगाते जाते हैं अंटिल कि यहाँ पे ये आप आंसर टू फाइनल नंबर आ जाए। तो फर्स्ट इसका क्या तरीका होगा कि आप लोग इसकी डेरिवेटिव ले लोगे, माइनस n इंटू एक्स पावर n माइनस वन ओवर e की पावर x की आ जाएगा, ठीक है। फिर होते 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 एंड में जाके क्या हो जाएगा, अभी भी आपके पास ये आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लोगे एक और, माइनस n इंटू n माइनस वन, फिर x की पावर n माइनस टू हो जाएगी और e की पावर x हो जाएगी। और होते होते क्या होगा, जब आप डेरिवेटिव लेते जाओगे ना इसका आखिर में, तो आखिर में जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब यहाँ पे माइनस n माइनस वन n माइनस टू अप टू सो ऑन 3 to 1 और x की पावर क्या रह जाएगी 0, ठीक हो गया। तो मतलब x खत्म हो जाएगा ना, तो नीचे फिर आपके पास e की पावर x ही आता है। तो जब आप लिमिट लगाओगे इसकी तब क्या आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है आपका 0, मतलब यहाँ 1 बाय इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये आपका काफी सारा n फैक्टोरियल आ जाएगा ना, माइनस n फैक्टोरियल
ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा और जब आप इसको लगाओगे तो 0। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट इसने बता दिया। तो दूसरी वाली सिचुएशन में क्या है आपके पास, इसमें आपके पास है गैमा फंक्शन ऑफ, पहले उसने बता दिया है कि गैमा फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है आपका। एक्चुअली उसने जो वाला एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसमें देखो अगर हम लोग n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो x की पावर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 रह जाएगा। e की पावर माइनस x जस्ट रह जाएगा। तो ये उसने ये है वो लिख दिया है यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसने आगे यूज होना है ना ये। तो गैमा फंक्शन ऑफ 1 जो है वो उसने लिख दिया है कि हमारा एक बार माइनस एक्स से लिमिट लगाएंगे तो 1 आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि गैमा फंक्शन ऑफ 1 जो है 1 के इक्वल होता है। फिर वो कहते हैं वो 10 इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन इन गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, जो भी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है ना। तो देखो जब हम इसके अंदर 1 2 पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1। तो 1 हम लोगों ने अभी निकाला है, गैमा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, फिर गैमा फंक्शन ऑफ 3 वो क्या आ जाएगा 2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 2 के। तो 2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 2 भी हम लोगों ने निकाला हो 1 के इक्वल, तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह से उसने 4 पुट किया तो वो 3 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 3 आ गया। तो गैमा फंक्शन ऑफ 3 अभी आप लोगों ने निकाला तो इसके इक्वल है आपका 2 के इक्वल है। और फिर जब आप लोगों ने इसकी वैल्यूज को लगाया तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह से उसने लगाते लगाते यहाँ तक जो है वो 5 तक बताया। तो कहते हैं कि अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में करते हैं तो अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो n प्लस 1 जो गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 जो है वो n फैक्टोरियल की इक्वल आ जाएगा इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर दिस रीजन गैमा फंक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड द जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन। इसको भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है अपने नोट्स के ऊपर, तो इसका नाम क्या होता है। ठीक है, जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन। सही। अच्छा, अब आगे जो है वो थ्योरम 11.2 के बाद अगला क्या है, आगे तो हमारा मेथड ऑफ वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। कहते हैं प्रूव दैट गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो इसको उसने क्या लिया, उसने डेफिनेशन ले ली है गैमा फंक्शन ऑफ n की। ये मतलब बताओ ये कैसे आया, 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1। पता चला इसका कैसे आया। बच्चों तुम लोगों से पूछ रही हूँ, समझ आई है कि ये कैसे आया, उसने कैसे लिया इसको गैमा फंक्शन ऑफ जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट किया। हालांकि पीछे तो देखो जो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन थी आपके पास वो तो कुछ और थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं इसको स्क्रीन ऑन करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जो गैमा फंक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिखूँ ना उसकी, गैमा फंक्शन ऑफ n, गैमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे है y n माइनस 1 e की पावर माइनस y। वो नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको y की फॉर्म में, अब मैं लेट करती हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, डी की जगह डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। सही हो गया, इसकी वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। अब देखो जब व्हेन y is equal to 0 then x is equal to 0 then y is equal to infinity x is equal to infinity। क्या होना लिमिट भी आपकी इस तरह से क्या पुट करो, गैमा फंक्शन ऑफ n is equal to 0 से इन्फिनिटी, y मैंने क्या लिया हुआ है x की, इसकी पावर क्या आ रही है n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy किसके बराबर आ जाएगा 2x dx के। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखो ये जो x की पावर 2 है वो क्या कर देगी, इसको कर देगी 2n माइनस 2। ठीक हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा, ये 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस, अब देखो ये माइनस 2 और ये एक 1 प्लस 1, तो क्या रह जाएगी माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx।
हो गया। तो ये उसने काम किया, छोटा स्टेप उसने मिस किया। तो अब जस्ट आगे उसने क्या किया, अब आगे उसने जो है वो ले लिया इसको gamma function of n is equal to, ये देखो 2 times 0 से infinity x की पावर 2n minus 1 e पर minus x के dx आ गया। फिर उसने n को हाफ पुट किया है और gamma function of हाफ जो है वो किसके बराबर आ गया आपका, जस्ट क्या रह गया 2 times 0 से infinity e की पावर minus x। हम लोगों ने यही प्रूव करना है ना, gamma function of हाफ जो है वो इसी को, तो उसने उसको जो है वो n is equal to हाफ ले लिया है। आगे उसने जो है वो उसका स्केयर ले लिया है, एक दफा उसको x की फॉर्म में ले लिया है, एक दफा y की फॉर्म में ले लिया है और लिमिट पुट की है और फिर आगे जस्ट इंटीग्रेशन ही है टू लाइन। ये आप लोग देख लेना, अगर समझ नहीं आएगी तो फिर जो आपकी 1 से 2 वाली क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इतनी क्लास, अभी इतना ही काफ़ी है, मेरा ख्याल सेकंड क्लास में पूरी होगी जो सेकंड इसकी ज्वाइन करनी, एक बजे भी क्लास हम लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जस्ट ये इसमें सिंपल सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये नोट शेयर मैंने किए मैं कि नहीं किए हुए 11 चैप्टर? हम ग्रुप में प्राइवेसी रखी, कुछ शेयर ही नहीं किया। और चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ, वो उस्मान ने शेयर किया मॉर्निंग में, तो फिर मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। सही है, तो इसको देख लेना, मुश्किल नहीं है ये। अगर मुश्किल लगा तो मुझे बता देना, सेकंड क्लास में 1 o'clock जो क्लास होगी आपकी। अदरवाइज मेरा ख्याल है जस्ट आगे तो सिंपल ही है, उसने जो है वो इसको एक दफ़ा ले लिया एक्स की फॉर्म में, एक दफ़ा वाई की फॉर्म में ले लिया है। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट किया, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया, और ये तो आपको पता है ना डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ये आप लोगों ने अपने वेक्टर कैलकुलस में इसको डिफाइन कर लिया। ये लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी आपकी आ गई, 0 से पाई/2 तक आ गई। ये कैसे आई ये मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। सही है ना, ये बस लिमिट्स के चक्कर है, बाकी आगे तो ईजी है।